पीआरपी एक प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्लेटलेट के अंदर ग्रोथ फैक्टर होते हैं, साइटोकाइनेंस होते हैं और वैरायटी ऑफ स्टिमुलेटिंग फैक्टर होते हैं। जब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो आज हम बात कर रहे हैं पीआरपी की। पीआरपी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है जो कि एक नेचुरल प्रोडक्ट है और इसका आजकल काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा इसका रोल आजकल पीआरपी का हेयर ग्रोथ में, हेयर ट्रांसप्लांटेशन में। आजकल बहुत लोगों को हेयर थिनिंग की समस्या हो रही है, जिसके लिए वो मिनॉक्सिडिल और बहुत तरह के ट्रीटमेंट ले रहे हैं। उसमें पीआरपी का बहुत अच्छा यूज़ है। तो इसकी वाइड वैरायटी ऑफ स्पेक्ट्रम इसके यूजेस हैं और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल हेयर ग्रोथ के लिए और हेयर ट्रांसप्लांटेशन में। पीआरपी एक डिबेट का विषय भी है। क्या ये इफ़ेक्टिव है बाल को गिरने के रोकने में? तो अभी इस पे हम पूरा डिस्कशन करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद गौतम, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और प्लास्टिक सर्जन एवं कॉस्मेटिक सर्जन हूँ और मैं आज आपको पीआरपी के बारे में बताऊंगा कि पीआरपी क्या है। इसके बारे में आपको सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। तो चलिए चालू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है इसमें कि पीआरपी होता क्या है। पीआरपी का पूरा फॉर्म होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे शरीर में प्लेटलेट तो वैसे भी होते ही हैं और इसका प्राथमिक काम जो होता है, जब भी शरीर में कहीं पर भी चोट लगती है या खून का बहाव होता है तो प्लेटलेट का काम होता है वहाँ पर प्लग बना के उसको खून को रोकना। और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर, साइटोकाइनिन्स वगैरह होते हैं जो कि खून रोकने में बहुत सहायता होते हैं। इसी जो इसका कैरेक्टरिस्टिक बोलिए या इसकी गुणवत्ता बोलिए, इसी का उपयोग पीआरपी थेरेपी में किया जाता है। तो ये नेचुरल प्रोडक्ट है और इससे कोई भी नुकसान नहीं होता है। इसके इंडिकेशन क्या है? तो कोई भी जिसमें हेयर लॉस हो रहा हो, हेयर फॉल हो रहा हो, जो सबसे कॉमनेस्ट कॉज होता है जो कि मेल या फीमेल में होता है, वो होता है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। इसका मतलब क्या होता है कि मेल पैटर्न बॉल्डनेस या फीमेल पैटर्न बाल्डनेस भी कहते हैं और ये सबसे ज़्यादा कॉमन मिडिल एज ग्रुप में होता है। और आजकल आप लोगों को जो बहुत ज़्यादा लोगों को हेयर फॉल या बाल्डनेस की समस्या दिख रही है वो इसी वजह से होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है एलोपेशिया एरेटा। बेसिकली ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और इसमें बहुत सारे लोगों के अपने आप ही बाल चले जाते हैं और कोई इसमें बीमारी का पता नहीं चलता है। यहाँ पर थोड़ा इसका उपयोग कॉन्ट्रोवर्शियल है। देखिए, इसके देने से कोई नुकसान तो नहीं होता है, पर कहते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें इसका इफेक्ट नहीं होता है। तो हम इसमें ना पढ़ें कि क्या कॉन्ट्रोवर्शियल है, फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता है, पर हाँ इसमें भी इसके लिटरेचर है कि इसमें भी इसका फ़ायदा होता है। तीसरा होता है टीलोजेनिक, मीन्स स्ट्रेस इंड्यूस। आजकल की डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वगैरह होते हैं आदमी को। आप लोग देख ही रहे हैं कि स्ट्रेस हो रहा है इतना ज़्यादा लाइफ में, कहीं ना कहीं आदमी को सब तरह के टेंशन हो रहा है, तो उसकी वजह से भी लोगों के हेयर फॉल हो रहे हैं। इसमें भी इसका यूज़ है। जो चौथा इसका यूज़ होता है वो होता है सिकाट्रिकल। सिकाट्रिकल मीन्स जैसे कहीं पर भी चोट लग जाती है, कोई इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होता है, इन्फेक्शन वगैरह होता है, तो जो उसकी वजह से, जो भी इन्फेक्शन की वजह से बाल्डनेस होती है, हेयर लॉस होता है, वहाँ पर इसका उपयोग किया जा सकता है। प्रोसीजर, इसको कैसे किया जाता है और उसको कैसे बनाया जाता है। देखिए, पीआरपी बनाने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। अपने अपने क्लिनिक्स के, अपने अपने डर्मेटोलॉजिस्ट, सर्जन्स के बहुत सारी इसमें वाइड वैरायटी ऑफ मेथड्स हैं, पर ले दे के इसमें जो कॉमनेस्ट होता है वो 3 स्टेप होती हैं।
स्टेप 1 में पेशेंट का ब्लड लिया जाता है, स्टेप 2 में उसको प्रोसेस किया जाता है एंड स्टेप 3 में इसको लगाया जाता है। स्टेप 1 होती है, उसमें कॉमनेस्ट होता है कि हम पेशेंट की राइट आर्म या लेफ्ट आर्म से अगर प्रेफर करते हैं नॉन डोमिनेंट हार्ट से उसका करीब 25 से 30 ml ब्लड ले लेते हैं। देखिए ज़्यादा इतना ब्लड इसलिए लेना ज़रूरी होता है कि हम चाहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जितना बन जाए। अगर हम 25 से 30 ml ही लेंगे तो हो सकता है इसमें से केवल 5 या 8 ml ही BRP बन पाए, तो इसलिए 30 ml ब्लड लेना एक अच्छा होता है। फिर इसको एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, उसमें सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, क्वेश्चनिंग है। कई लोग बोलते हैं कि 3000 RPM पे करो, कोई 3500 पे बोलता है, कोई 22,000 बोलता है। तो कुछ गाइडलाइन ऐसी डिसाइडेड नहीं है, लोगों के एक्सपीरियंस के हिसाब से और कौन से RPM में उनको बेस्ट मिलता है BRP और ज़्यादा मिलता है, तो उसके हिसाब से मॉडिफाई। मोटा मोटा माने तो 2000 के से 3000 के बीच में स्पिनिंग होती है। कोई 10 मिनट करता है, कोई 12 से 15 मिनट करता है, कोई एक बार में साइकिल में करता है, कोई 2 बार की साइकिल में करता है। जैसा जिसका एक्सपीरियंस हो और जैसा जिसका रिजल्ट हो, लोग चूज़ कर सकते हैं। तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद इसमें ना ब्लड की 3 लेयर बन जाती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। जो सबसे ऊपर की लेयर होती है वो होती है प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा। इसको हम नॉर्मली डिस्कार्ड कर देते हैं या इसको हम रख लेते हैं कि जब BRP लगा देंगे तो उसका स्प्रे वगैरह कर देते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है वो होती है सेकेंड लेयर बीच की, जो होती है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, और ये कंपेरेटिवली ज़्यादा डार्कर होती है एज कम्पेयर टू प्लेटलेट रिच पुअर प्लाज्मा से। और जो तीसरा जो लेयर होती है वो होती है RBCs की, उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 30 ml लेने के बाद भी कितना थोड़ी सी अमाउंट में प्लेटलेट रिच प्लाज्मा बना हुआ है। अब आती है स्टेप 3, इसको दिया कैसे जाता है। देखिए जो कई लोगों को होते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, कुछ सेंसिटिविटी होती है, तो कुछ लोग इसमें पहले लोकल एनेस्थीसिया दे देते हैं, इन्फिल्ट्रेट कर देते हैं। कुछ लोग पहले इसमें क्रीम लगा देते हैं आइस के साथ, या कोल्डनेस के इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं तो उसके साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसा जिसका एक्सपीरियंस हो। और इसको पूरे स्कैल्प में इमोजेनसली लगा दिया जाता है और उसको सब डर्मल लगाया जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहते हैं। थोड़ा बहुत हेडेक और पेन होता है पर इसको स्प्रे कर दिया था। और अगर आप चाहें तो जो थोड़ा बहुत प्लेटलेट रिच पुअर वाला प्लाज्मा है आप उसको स्प्रे कर सकते हैं और उसको मालिश कर सकते हैं। एडिशनल है ये चीज़, कोई कंपल्सन नहीं है कि हम उसको यूज़ करें, पर ये एडिशनल होता है तो आप उसको लगा सकते हैं। बस थोड़ा सा रुकना है। पूरा रुक जाओ। ठीक है, हाँ, रुको। हाउ डज इट वर्क, ये काम कैसे करता है। देखिए BRP एक प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि प्लेटलेट के अंदर ग्रोथ फैक्टर होते हैं, साइटोकाइनेंस होते हैं और वैरायटी ऑफ स्टिमुलेटिंग फैक्टर होते हैं। जब ये हमारी हेयर रूट्स में जाता है, जब हम इंजेक्ट करते हैं तो सबसे पहले ये क्या करता है कि वहाँ पर ब्लड फ्लो बढ़ा देता है। तो जैसे ही ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, अब आप ये समझ लीजिए किसी इंसान को भूख लगती है, उसको 2 रोटी मिल रही है, अचानक से उसको प्रोटीन डाइट या 4 रोटी एकदम से मिलने लगे तो क्या होगा, उसकी नेचुरल रहेगी, उसकी हेल्थ बढ़ेगी। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है। जैसे ही हम उसको देते हैं ब्लड फ्लो बढ़ता है तो उसकी थिकनेस बढ़ जाती है। सेकंड, जो फॉल हो रहे होते हैं
वो थोड़ा सा ग्रोथ उसकी स्ट्रांग होती है, तो जो उसकी रूट होती है वो भी स्ट्रांग हो जाती है, तो उनका फॉल होना रुक जाता है। तीसरा, इसमें जो थिनिंग हो रही होती है, अब आप न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट वगैरह आपने दीजिए तो उसकी जो थिनिंग वगैरह हो रही होती है वो कम हो जाती है। फोर्थ, जो उसके डोरमेंट स्टेज में हमारे हेयर रहते हैं, देखिए हेयर स्टेज में 3 तरह की ग्रोथ चलती है, एलोजेनिक, टीलोजेनिक, अम्प्रोजेनिक। तो उसकी जो ग्रोथ साइकिल वाली फेस होती है ये उसको ज़्यादा स्टिमुलेट कर देता है और उसको प्रोलॉन्ग कर देता है, तो हेयर ज़्यादा दिनों तक रहते हैं। तो कंबाइंड देखा जाए, मिला जुला इफेक्ट है, तो इसका बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट होता है हेयर फॉल के लिए। ड्रेस तो देख सकते हैं आपकी है ही इसकी रूल में, ऐसा नहीं है कि इसका कोई यूज़ नहीं है या कोई इफेक्ट नहीं करता है। इसमें भी कई लोगों की कॉन्ट्रोवर्सी होती है, कोई बोलते हैं कि ये बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है, पर मेरा जो पर्सनल रिजल्ट है ये बहुत ही अच्छा इफेक्टिव है। और अगर हम इसको अर्ली, जैसे ही हेयर लॉस या हमारे हेयर थिनिंग या हेयर फॉल होते हैं उससे हमें इस्तेमाल करें तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। जैसे कि इस पेशेंट में आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये आए थे बहुत ही अर्ली एज ग्रुप में, 24 या 25 एज में ये आ गए, तो इनका इफेक्ट देखिए आप, ये पहली साइकिल के बाद है और ये दूसरी साइकिल के बाद है। 90% से ज़्यादा इनका जो स्किन बार्डनेस वाला एरिया कवर हो गया था। पीआरपी के बाद आप आराम से घर जा सकते हैं और अपनी जो भी डेली रूटीन एक्टिविटी है वो पूरी तरह से कर सकते हैं। बस आपको अपना हेड वॉश नहीं करना है और कैप पहन कर रखनी है 1 या 2 दिन के लिए। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह क्या होते हैं, देखिए इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है यदि आप प्रॉपर टेक्निक से प्रॉपर डॉक्टर के पास लाकर इसको लगवाएं। जो पहला इसमें साइड इफ़ेक्ट या जो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है इन्फेक्शन का होता है, जब हम ब्लड विड्रॉल कर रहे हो आपके यहाँ से, इन्फेक्टेड सीरिंजेस यूज़ करें, प्रॉपर स्टरलाइज ना करें एरिया, तो ये सब छोटे मोटे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो कि अवॉइडेबल हैं। सेकंड जो इसमें होता है, जब हम पेन करते लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं तो पेन होता है, हेडेक होता है, पिन पॉइंट ब्लीडिंग हो सकती है उस जगह पे, तो ये छोटे मोटे साइड इफेक्ट हैं, एज इट इज़ कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं होता। रोल ऑफ पीआरपी हेयर ट्रांसप्लांट, तो काफ़ी लोग हैं ना हेयर ट्रांसप्लांट के साथ इसको कंबाइन करते हैं। पहले इसका हेयर ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, फिर उसके 8 से 10 दिन बाद, कई बार 1 हफ्ते बाद, कई बार 2 हफ्ते बाद इसमें पीआरपी थेरेपीज की जाती हैं। इसका एडवांटेज क्या होता है कि जो हेयर लगाए जाते हैं उसमें ये स्टिमुलेट कर देता है नई हेयर ग्रोथ को, साथ ही साथ ब्लड फ्लो बढ़ा देता है और इनका फॉल करना भी रोक सकता है। तो इसमें भी इसका एडवांटेज होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट के साथ आप इसको कंबाइन कर सकते हैं। प्रोटोकॉल, एज इट इज़ इसका कोई फिक्स प्रोटोकॉल नहीं है कि इसको कितनी थेरेपी देना चाहिए, कितने समय बाद ये देना चाहिए, पर नॉर्मली जो हमारा एक्सपीरियंस है अपने सेंटर का, वो कम से कम 2 से 3 वीक्स के डिफरेंस पे हम इसको प्रेफर करते हैं लगाना, और कम से कम 5 to 6 साइकिल बोलते हैं कि इसको लिए जाए। और उसके बाद हम जो मेंटेनेंस डोज रखते हैं वो साल में 1 या 2 रखते हैं, एवरी 6 मंथ्स। एक फ़ायदा क्या होता है कि फर्स्ट 3 डोज में तो बहुत कम इफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि वो चीज़ जो इतने दिनों से ब्लड फ्लो नहीं है, हेयर थिनिंग हो रही है, तो एकदम से तो फ़ायदा देखने को नहीं मिलेगा। तो 3 मंथ्स के बाद इफेक्ट करना ये चालू करता है, आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। किसी किसी में 1 में भी आ सकते हैं, पर मैक्सिमम जो रिजल्ट इसका आता है वो आफ्टर 3 थेरेपी के बाद ही आता है। तो इसीलिए हम कहते हैं मिनिमम 6 साइकिल्स, 3 वीक्स इंटरवल, एंड देन मेंटेनेंस इज एवरी 6, दैट इज बेस्ट। इसके अलावा इसके क्या और यूज़ हो सकते हैं, देखिए पीआरपी एक मैजिक सोल्यूशन भी कह सकते हैं आपको, इसके बहुत ही ज़्यादा यूजेस हैं। अगर इसको प्रॉपर तरीके से बनाया जाए, प्रॉपर तरीके से प्रोसेस किया जाए, प्रॉपर पेशेंट में इसको लगाया जाए और प्रॉपर इसका एग्जीक्यूशन किया जाए, तो पीआरपी का हेयर लॉस के अलावा, हेयर ट्रांसप्लांट के अलावा स्किन एजिंग में इसका यूज़ है। आप इसके लिए रिंकल्स के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, एक्ने स्कार के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा टेंडन, जॉइंट्स और लिगामेंट इंजरी में इसका यूज़ कर सकते हैं। आर्थराइटिस में भी काफ़ी ऑर्थो वाले इसका यूज़ कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ यदि आप इसका ना वुंड हीलिंग में भी इसका यूज़ हो रहा है, तो इसकी वाइड वैरायटी ऑफ यूज़ हैं, बहुत सारे यूज़ हैं, आप कहीं पर भी इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके डूज एंड डू नॉट्स क्या क्या होते हैं, तो इसको मैंने पहले इस 2 भागों में बांटा है, प्रोसीजर से पहले और प्रोसीजर के बाद। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है कि आप अपने डॉक्टर से मिलें और उसमें जो भी अपनी सप्लीमेंट ड्रग्स या जो भी आपने थेरेपी कराएं उसके बारे में डॉक्टर को ज़रूर बताएं, और आगे भी क्या करना चाह रहे हैं वो अपने डॉक्टर से बैठ कर डिस्कस कर लें।
जब भी आप पीआरपी कराने के लिए जाएं तो कोशिश करिए कि एक दिन से पहले से हेयर वॉश करना चालू कर दें, यानी डे बिफोर ऑफ पीआरपी एंड एट द डे ऑफ सर्जरी आप बहुत ही अच्छी तरह से अपने हेयर वॉश करें, शैम्पू करें, ताकि अपने हेयर में कोई भी इन्फेक्शन, डस्ट वगैरह ना रहे, और जितनी भी जो भी डस्ट वगैरह है वो सारी निकल जाए। तो उसका एडवांटेज क्या होता है कि कोई इन्फेक्शन नहीं होता और पीआरपी बहुत अच्छा वर्क करता है। दूसरा, यदि आप स्मोकिंग, अल्कोहल वगैरह पीते हैं तो उसको अवॉइड करें पीआरपी और के डे बिफोर पीआरपी एंड एट द डे ऑफ सर्जरी एंड पोस्ट ऑफ डे में भी आप पीआरपी के अल्कोहल या स्मोकिंग ना करें। थर्ड इज़ हेल्दी डाइट लें, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड पी के आएँ, आप अपना काफ़ी ज़्यादा पानी पिएँ, अच्छी डाइट लें 5-6 दिन पहले से, और डे ऑफ बिफोर काफ़ी ज़्यादा पानी लें, और जिस दिन पीआरपी थेरेपी है उस दिन भी आप काफ़ी ज़्यादा पानी, कॉफ़ी, टी वगैरह ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि जो आपका हेडेक होता है कई बार वो इससे काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। आफ्टर प्रोसीजर आपको कोशिश करना है कि उस दिन जिस दिन आपने पीआरपी कराया है आप अपने हेयर वॉश ना करें, कैप लगा के पहने, कोई डस्ट वगैरह जाने ना दें, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं पर ये काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट में मैटर करती है। अवॉइड कहाँ करना है पीआरपी थेरेपी को? देखिए, पीआरपी को कहीं पर भी यूज़ किया जा सकता है, पर कुछ खास कंडीशंस होती हैं जहाँ पर आपको पीआरपी नहीं करना चाहिए इन पेशेंट में। पहला, जिनमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो, जिनमें प्लेटलेट का क्लॉट नहीं बन रहा, वहाँ पर आपको पीआरपी थेरेपी नहीं करना चाहिए। सेकंड, एंटीप्लेटलेट थेरेपी, जिन लोगों को एंटीप्लेटलेट थेरेपी चल रही है, जिनके प्लेटलेट ऑलरेडी हम क्लॉटिंग से रोक रहे हैं, उनमें नहीं करना चाहिए। तीसरा, कोई भी हेरिडेटरी डिसऑर्डर हो, ब्लीडिंग डिसऑर्डर से रिलेटेड है, उनमें पीआरपी अवॉइड करना चाहिए। देख तो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन है, पर हम अवॉइड करते हैं। हेयर रिस्टोरेशन के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। या तो आप मेडिकेशन ले सकते हैं, मिनॉक्सिडिल वगैरह, या फिर आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। साथ ही साथ पीआरपी थेरेपी भी अवेलेबल है। आप अपने डॉक्टर से मिलें, उससे कंसल्ट करें और उससे अपने लिए जो भी बेस्ट ऑप्शन है आप उससे मिलकर ही सेलेक्ट करें। मेरे ख्याल से अब आपको सारी जानकारी इसके बारे में मिल ही गई होगी है पीआरपी के बारे में। अगर हम देखें या कहें तो पीआरपी बहुत ही अच्छा एक मैजिक सॉल्यूशन की तरह है जो हमारे बहुत सारे यूजेस में आता है। पर मेरी एक सलाह है कि जहाँ पर भी आप पीआरपी कराने चाहें तो पहले एक बार आप पूरा उस पीआरपी प्रोसेस को समझ लें, उसके इंडिकेशन समझ लें, अपने डॉक्टर के बारे में जान लें कौन पीआरपी लगा रहा है। आजकल कहीं पर भी कोई भी पीआरपी यूज़ कर रहा है, किसी भी आरपीएम पे लगा दे रहा है, कोई भी मशीन में कर दे रहा है। कई बार तो मशीन का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके पीआरपी में। जो अपन मशीन, सेंट्रीफ्यूज मशीन यूज़ कर रहे हैं वो आजकल आप बहुत ही ज़्यादा चीप क्वालिटी की भी आ रही हैं, जिनमें आरपीएम तो लिखा होता है पर एग्जैक्ट उतना आरपीएम नहीं होता है। ब्लड क्लॉटिंग आपकी कैसी है, कलेक्शन कैसे लिया जा रहा है, इन्फेक्शन तो नहीं लिया जा रहा है, तो बहुत सारे फैक्टर इन सब चीज़ों को, इसकी एफिशिएंसी को रिड्यूस कर सकते हैं। तो है तो ये बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, पर ये ओवरऑल रिजल्ट जो होती है बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जब आप उसमें से पीआरपी में से आप निकाल रहे हैं प्लेटलेट्स प्लाज्मा, उस वक्त बहुत ध्यान रखना होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो इन सब का आपको ध्यान रखना होगा। होप आपको इस बारे में सारी जानकारी, आशा करता हूँ कि आपको इसके बारे में सारी जानकारी मिल गई होगी। यदि आपके बारे में कोई भी क्वेश्चन है और कोई भी इस बारे में आप जानकारी जानना चाहते हैं पीआरपी के बारे में, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या वो कर सकते हैं। तो अब हमारी इसी तरह से पीआरपी की साइकिल चलेगी और मैं कोशिश करूँगा कि पीआरपी के जितने भी और भी एस्पेक्ट हैं या हेयर लॉस से रिलेटेड है, जैसे रोल ऑफ मिनॉक्सिडिल है, फिनास्टेराइड का है, कब यूज़ करना चाहिए, किसे यूज़ करना चाहिए, क्या साइड इफ़ेक्ट हैं इसके, क्या कॉम्प्लिकेशन है मिनॉक्सिडिल के, और पीआरपी के साथ कंबाइन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, मैं कोशिश करूँ एक वीडियो इस पर बनाऊँ। इसके अलावा एक जीआरएफ आप लोग सुन रहे होंगे, एक पीआरएफ सुन रहे होंगे आप, उसका भी मैं आपका कंपैरेटिव वीडियो बनाऊँगा विद कॉस्ट फैक्टर, कॉम्प्लिकेशन क्या है, रिजल्ट क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन अच्छा है आपके लिए, कौन किस मरीज़ के लिए अच्छा है। तो अभी काफ़ी ज़्यादा आपको हेयर और हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह सुनेंगे, तो फॉलो करते रहिएगा मेरे चैनल को। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।